मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ लिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके, सो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसको मैं आज ही कवर कर दे रही हूँ। इसके बाद से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कुछ रिलेटेड डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंड एक लास्ट आपका टॉपिक बचा गया था, ये आपसे पूछ सकता है हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स क्या होता है। हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था कि कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किस एपिथेलियम से सेकेंडरी एपिथेलियम से मिलकर बनी है। मतलब कुछ सर्फेक्टेंट, मैंने बताया था आपको कि कुछ सर्फेक्टेंट रिलीज होती हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियम से। स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है, सबको पता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ाया। तो जो सर्फेक्टेंट रिलीज होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एल्वियोली क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। लेकिन ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से आपकी एल्वियोली बर्स्ट कर जाती है। बर्स्ट मतलब फट जाना एक तरह से, वहाँ पे कोलैप्सिंग होती है सर्फेक्टेंट के रिलीज की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, बर्स्टिंग हो जाती है। तो यही है रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ का, हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वियोली। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है वो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, मतलब एल्वियोली को बर्स्ट होने से रोकता है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ एल्वियोली। समझ में आया? अब देखिए, मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्री बताया था, उस पर आपका सबसे पहले क्या आता है, लैरिंग्स। मान लीजिए यहाँ से लैरिंग्स है आपका, फिर ट्रैकिया है, फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, फिर टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं आपके, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्ट्रेच रिसेप्टर। ओके, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होती है आपके पास, वहाँ पे एक स्ट्रेच रिसेप्टर पाया जाता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन को सिग्नल देते हैं कि जैसे ही आप मान लीजिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जब आप क्या कहते हैं ब्रीदिंग कर रहे हो, इंस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे एल्वियोली में ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम पे एल्वियोली सिग्नल देती है। यही स्ट्रेच रिसेप्टर डीआरजी को सिग्नल देता है कि जल्दी से इंस्पायरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करो ताकि आप एक्सपायरेशन स्टार्ट हो सके। दैट इज हैपनिंग हियर। एक्टिवेटेड व्हेन एल्वियोली फिल्ड विथ एयर। फिल्ड विथ एयर मतलब ऑक्सीजन से फिल होगी। भाई इंस्पिरेशन करोगे तो ऑक्सीजन ही अंदर आएगी एयर के थ्रू। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कब होता है, हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स, जब एल्वियोली फिल्ड होती है आपकी एयर से। ठीक है, सेंड सिग्नल टू डीआरजी। ये जब स्ट्रेच रिसेप्टर पे यहाँ पे स्ट्रेच आता है, सिग्नल आता है, तो ये किसको सिग्नल जाएगा, डीआरजी के पास। ठीक है, सेंड सिग्नल टू डीआरजी। डीआरजी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, डीआरजी वीआरजी कहाँ प्रेजेंट है। सेंड सिग्नल्स टू डीआरजी टू स्टॉप इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट एक्सपिरेशन। तो ये जाता है डीआरजी को सिग्नल देता है ताकि आप इंस्पिरेशन के प्रोसेस को रोक सको। अगर आप इंस्पायरेशन के प्रोसेस नहीं रोक पाओगे तो एल्वियोली क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स का सिर्फ इतना सा मीनिंग यहाँ पर निकलता है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि ये एल्वियोली को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है जो प्रिवेंट को एल्वियोली को बर्स्ट होने से बचाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ ले रहे हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम थोड़ा डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर चल रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका एपनिया। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है एक तरह से। ठीक है, क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। एपनिया मतलब होता है आपका, बस आप ध्यान से सुनते जाइए या लिख भी सकते हैं आप। एपनिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया
मतलब क्या होता है, absence of breathing, absence of breathing। सॉरी ये चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। जो मैं बोल रही हूँ बस आप लोग लिखते जाइए, absence of breathing, ठीक है। absence of breathing, यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब अगर आपसे ये टर्मिनोलॉजीज पूछ दें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप जानते रहो कि किसको क्या कहते हैं। हाइपरनिया, जब आपका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग रेट आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो आप उस कंडीशन को क्या कहते हो, हाइपरनिया। हाइपोनिया, जब ब्रीदिंग रेट आपका घट जाता है, मतलब ब्रीदिंग रेट आपकी डिक्रीज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोनिया। टर्म आपको याद होना चाहिए। डिस्पनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है, इसलिए पूछ ही देता है आपसे, ठीक है। डिस्पनिया मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग, पेनफुल ब्रीदिंग। टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आर्थोपनिया क्या होता है, व्हाट इज आर्थोपनिया? इनएबिलिटी टू ब्रीथ, मतलब इनएबिलिटी टू ब्रीथ, इनएबिलिटी टू ब्रीथ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बेसिकली हम लोग कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एंड वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है मैंने आपका, ठीक है। तो जब इनएबिलिटी टू ब्रीथ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं क्या, लिख लीजिएगा तो अच्छे से, मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। इनएबिलिटी टू ब्रीथ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया, ठीक है। तो ये आपके टर्मिनोलॉजीज थे। कुछ डिसऑर्डर्स आप देख लीजिए, ये भी डिसऑर्डर्स के फॉर्म में रहेंगे एक तरह से, इसलिए मैंने डिसऑर्डर डायरेक्टली लिख दिया। कफिंग स्नीजिंग किस टाइप का है डिसऑर्डर? फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है यहाँ पे। कितनी बार बताया मैंने आपको, फोर्सफुल एक्सपायरेशन का टाइप है। एक तरह से कफिंग स्नीजिंग भी डिसऑर्डर्स में आएगा ही। जब आपको सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो ये प्रोसेस होती है ऑब्वियसली। यॉर्निंग, जमाई क्यों लेते हो आप? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, तो आप ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज लिख लीजिए इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपको जमाई आती है जनरली, तो आप मिली यॉर्निंग की प्रोसेस करते हो। व्हाट इज हिकअपिंग? हिकअपिंग क्या होता है? देखिए जनरली लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की याद आ रही है, तो उस टाइम पे दादा आपके नाना नानी जो भी हैं ओल्ड एज के लोग, वो लोग यही सजेशन कहते हैं कि किसी का नाम ले लो तो हिकअपिंग रुक जाएगी, मतलब हिचकी रुक जाएगी। लेकिन जनरली अगर साइंटिफिक टर्म में देखो तो क्या होता है, एक्चुअली जो डायफ्राम होता है आपका, जो डायफ्राम की मसल्स हैं आपकी, डायफ्राम, जब आप इंस्पिरेशन की प्रोसेस करते हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, तो डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब एक्सपायरेशन कर रहे हो तो डायफ्राम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये जब प्रोसेस अचानक से होती है, जब आपके माउथ में अचानक से एयर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड आपका बंद हो जाता है एंड डायफ्राम आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है अचानक से, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको हिकअपिंग, जैसे आपका वोकल कॉर्ड डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा एयर के फीलिंग से, मतलब जब आपका एयर अंदर की तरफ आएगा अचानक से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा, तो डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से आपका वोकल कॉर्ड भी अचानक से बंद होता है। वो जैसे ही बंद होता है तो आपका हिकअप का साउंड आता है, तो इस वजह से आपकी हिचकी आती है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, हिकअपिंग को नॉइजी इंस्पिरेशन, नॉइजी इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस ये हो रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो नॉइजी इंस्पिरेशन एंड ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म ऑफ, ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म ऑफ डायफ्राम लिख सकते हो, ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की मतलब कॉन्ट्रैक्शन से ही मेनली होता है हिकअपिंग। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आपका ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस,
म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है। म्यूकस कहीं भी आपकी रिलीज हो रही है एक स्टमक को छोड़ के, ज़्यादातर हार्मफुल ही होती है, तो म्यूकस सिक्रीशन हो जाता है ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रीशन ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है। एम्फाइसीमा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एम्फाइसीमा क्या होता है, व्हाट इज एम्फाइसीमा? डैमेज ऑफ एल्वियोली वॉल्स। एम्फाइसीमा डैमेज ऑफ alveolar walls, alveolar walls, जो आपकी एल्वियोली की वॉल्स हैं उनका डैमेज हो जाना एम्फाइसीमा की कंडीशन है। जैसे एक तरह से आप लोग क्या कहते हैं अस्थमैटिक कंडीशन आ जाती है ना, वही है एक तरह से डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। जो लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनकी एल्वियोलर की वॉल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है। न्यूमोनिया, व्हाट इज न्यूमोनिया? इसमें भी फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली। एल्वियोली में क्या हो जाता है आपका, एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड भर जाता है, तो उसको हम वो कंडीशन आती है आपकी न्यूमोनिया। ये तो सबको पता होगा न्यूमोनिया के बारे में, न्यूमोनिया के बारे में सब लोग डिटेल में जानते होंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आ जाता है आपका, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे आपका सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, ये सब आपका ORO डिजीज़ में आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज़ ORO, फुल फॉर्म ऑफ ORO, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सॉरी ORD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। सिलिका और एस्बेस्टोस से कुछ डिजीज होते हैं, जैसे जो लोग माइनिंग, कोल माइनिंग वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, माइंस में काम करते हैं कोई, तो वहाँ पे ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर एस्बेस्टोस की वजह से, मेटल की वजह से, सिलिकॉन की वजह से कुछ डिजीज़ होती है, जो कि नाम है एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा आपका। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर था रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आई होप मैंने आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कवर कर दिया। अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया। जितने भी मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए हैं आपको नीट में काम आएंगे। आपको सारे 11th-12th की जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें काम आएंगे। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपने ये सब टॉपिक्स मेरे दिए हुए नोट से पढ़ा हुआ है, मैंने मैक्सिमम नोट्स में लिखवा दिया है सब बोर्ड पे ही, आप नोट डाउन कीजिए और उसको पढ़िए। यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, बहुत मतलब आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स है ये सब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और अब मैं सोच रही हूँ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करूँ, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा था, तो मैं अब सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करूँगी इसके बाद से। उसके बाद से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, अब 1-2 टॉपिक आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच गया है, वो मैं पूरा आपको पढ़ा दूँगी, डोंट वरी फॉर इट। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस भी लेते हूँ आपको, ताकि आप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग हाई लेवल के, जो आपके मतलब हाईली रेज्ड क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लेवल पे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल पे। तो आपका सब चीज़ तैयार होता जाएगा, साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रही हूँ मैं टॉपिक पढ़ने के बाद से। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मतलब जितना भी मैंने पढ़ाया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पहले कॉन्सेप्ट उसका पूरा पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपका वो टॉपिक एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच।